जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में। भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश अर्थात भारत के भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसी कड़ी में आज हमारा दूसरा लेक्चर आपके सामने है, जिसमें मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों की। आपको यहाँ पर बता दें कि भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो संपूर्ण भारत को जिस जिस भौतिक इकाई में वर्गीकृत किया गया है उसकी चर्चा हमने अपने पहले लेक्चर में पहले ही की हुई है। और इस वीडियो लेक्चर में जो है हम उसे एक क्रमबद्ध तौर पर उठाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में आ रहा है भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारे नॉर्थ के एरिया में है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, ऊपर की ओर का दोस्तों मुख्य तौर पर है हमारे हिमालय। और हम सभी जानते हैं कि हिमालय का विस्तार बहुत अधिक है। ये कहीं ना कहीं 2500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, 2400 से 2500 का जो क्षेत्र है। और जो डायरेक्शन है दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम भी हम इसे कह सकते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर में विस्तृत इस विशाल हिमालय के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके विषय में जितने फैक्चुअल आंकड़े हैं वो सभी तो हम कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हिमालय की उत्पत्ति के विषय में हम जरूर चर्चा करें और हम समझें कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इस हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। मोड़दार का अर्थ है दोस्तों वलित पर्वत। तो अब यदि हम पढ़ते हैं हिमालय की उत्पत्ति को, तो वहाँ पर हम इसे मेंशन कर सकते हैं कि चाहे हिमालय हो चाहे वलित पर्वत हो, इनकी उत्पत्ति की जो प्रोसेस है, जो क्रम है, वो सेम ही होंगे। तो यहाँ पर चूंकि हिमालय हमारा वलित पर्वत है, तो हम अपनी हेडिंग भी यहाँ पर रख सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति या वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। और उन सिद्धांतों के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। वलित पर्वतों की उत्पत्ति या हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों वो आपके सामने हैं। और यदि बात की जाए इन सिद्धांतों की कि इनसे प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं, तो देखिए इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, फला फला सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया हुआ। एक प्रश्न आपसे कुछ इस हिसाब से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है वो इस डेप्थ के साथ हो सकता है कि कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो दूसरा तो ये प्रश्न होता है। और तीसरा एक जो हमारी समझ विकसित करने के लिए है, हमें वो भी आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे भूगोल वेत्ताओं ने समय समय पर अपने अपने सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किए, पर जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है दोस्तों वो आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम है। इसके अलावा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत भी बहुत हद तक इसकी एक सफल व्याख्या करता है। पर वर्तमान में यदि हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके दो सिद्धांत ही यहाँ पर सर्वाधिक मान्य आपको नजर आएंगे। पहला तो ये कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जबकि सर्वाधिक जो सफल सिद्धांत है वो है हमारा आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम। तो इसे आप दो को जरूर आप मेंशन कीजिएगा। आगे यदि बात करें और अन्य महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित, तो वो सिद्धांत हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। होम्स का या ऑर्थर होम्स इनका पूरा नाम है, इनका संवहन तरंग सिद्धांत, जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत, इसके अलावा आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोसिंक्लाइन थ्योरम। तो आपको यहाँ पर बता दें इनसे बनने वाले प्रश्नों को जो याद रखने का हमारा तरीका कि भाई हम इसे कैसे याद रखें कि हम एक सटीक आंसर लगा पाएं। क्योंकि हम आगे इस सभी की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, हम मुख्य तौर पर पढ़ेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसका जो विस्तृत अध्ययन है दोस्तों वो हम विश्व भूगोल के अंतर्गत करते हैं। विश्व भूगोल में जब हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर इसकी चर्चा व्यवस्थित तौर पर की जाती है। यहाँ पर हम इसे एक इस लिहाज से समझेंगे कि हम इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लें और मुख्य तौर पर जो हमारे केंद्र पर होगा वो होगा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम। ये दो, इन्हीं दोनों की ही हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। पर अब हम इसे याद रख लेते हैं कि भाई याद कैसे रखें। तो सबसे अच्छा है यहाँ पर कि आप इसे कुछ तरीकों के माध्यम से याद रखें। जैसे हमने कहा होम्स, ऑर्थर होम आपको देखने मिल रहा है। अब होम का आंसर है आपका संवहन। तो संवहन में दोस्तों जैसे आप देखते हैं यहाँ पर आपको देखने मिलता है वाहन को यदि आप वाहन करें तो घर यानी होम यानी घर, तो घर के साथ में आपका वाहन भी नेसेसरी ही होता है। या वाहन आप कहाँ पर खड़ा करते हैं तो अपने घर में। तो संवहन का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों होम्स। इसके अलावा फ्रीज की जेफ्रीज में आपको फ्रीज देखने मिलता है। और फ्रीज में ही आखिर होता क्या है दोस्तों, ताप का घटना बढ़ना। फ्रिज में हम करते क्या है, फ्रिज में मुख्य तौर पर टेम्परेचर ही तो मिलता है हमें, जो हमारे खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख पा रहा है एक लंबे समय के लिए। तो हमारा ये भी आंसर यहाँ पर क्लियर होता है कि जेफ्रीज का आंसर हो जाएगा तापीय संकुचन सिद्धांत। तो फ्रीज आपको दिखेगा तो आप ताप, होम दिखा तो संवहन वहन,
और जॉली की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर है रेडियो एक्टिव सिद्धांत। जॉली में आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जॉली एक जॉकी टाइप से, यदि आप इसे समझे जॉकी, तो आप देखते हैं रेडियो जॉकी, तो रेडियो जॉकी में होता है कि 93.5 रेड एफएम या कोई भी एक रेडियो का जो वो आपका चैनल होगा, आप उस हिसाब से याद रख सकते हैं कि जॉली का रेडियो एक्टिव। या इसके अलावा आपने जॉली LLB देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा जो किरदार हैं उसमें बहुत एक्टिव नज़र आना पड़ रहा है उन्हें, तो आपका ये भी आंसर यहाँ पर लग रहा है कि जॉली रेडियो एक्टिव सिद्धांत। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो हमारे तरीके हैं ये सिर्फ हमें याद रखने के लिए है ना, इसे अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है भाई, ये हमें याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 3 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं कि ऑर्थर होम्स का आप आंसर लगाएंगे संवहन, जेफरीज में फ्रीज आता है तो ताप, और जॉली में बात करें तो जॉकी से रेडियो जॉकी या रेडियो एक्टिव सिद्धांत। अब बात आती है कोबर का भूषणति सिद्धांत और आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम। तो देखिए कोबर का भूषणति सिद्धांत हमें पढ़ना है और हम इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले हम देखें कोबर का भूषणति सिद्धांत। कोबर के भूषणति सिद्धांत को जैसे ही हम पढ़ने जाएं उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी हम देख लें। जैसे कोबर कहाँ से थे, तो ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जर्मन भूगोलवेत्ता कोबर। इन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार जो बातें कहीं वो सामने हैं, वो हैं कि भाई वलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों से हुई है। कोबर का जो सिद्धांत है दोस्तों, उसके अनुसार एक बिंदु है वो ये है कि जो वलित पर्वत होते हैं इनकी उत्पत्ति भूसन्नतियों से हुई है, और इन्होंने भूसन्नतियों को यानी जियोसिंक्लाइन को पर्वतों का पालना भी कहा है। आपको यहाँ पर बता दें कि भूसन्नति का जो सर्वप्रथम विचार है वो हॉल एवं डाना ने दिया था। हॉल एवं डाना ने दोस्तों सर्वप्रथम भूसन्नति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। देखिए जितने भी भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, ये उनकी अपने अपनी राय है, अपने अपने मत है, अपने अपने सिद्धांत हैं। अब देखिए अपने अपने सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि उस स्तर पर पहुंच करके उन्होंने अपने प्रयोग किए इत्यादि। ये नहीं कि भाई आज सुबह सो करके उठे, दिमाग में कुछ चल रहा था, रात में कुछ सपना आया और उसको सामने रख दिया, ऐसा नहीं हुआ है। एक प्रॉपर उन्होंने विधिवत उस पर वर्क किया, एक टीम के साथ में वर्क किया और उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। अब जब वो सिद्धांत लेकर के आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह सिद्धांत सफल ही हो। तो कई दफ़ा सिद्धांत तो हैं पर वो उतनी सारगर्भित उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो एक ये भी एक प्रमुख कारण होता है कि वो आपके वो सिद्धांत उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। पर हाँ, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इस कारण से हमें उन्हें भी पढ़ना जरूरी है, उन्हें देखना जरूरी है। पर यदि हम बात करते हैं कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और भूसन्नति के विषय में जो पहला प्रश्न बनेगा वो तो यही होगा आपका कि भूसन्नति का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो ये विचार दिया है हॉल एवं डाना ने। देखिए इन्हें याद रखना बहुत आसान होगा, आप तनाव मत लीजिएगा, हम ये सभी पढ़ लेंगे, है ना। पर उसके पहले हम ये समझें कि आखिर ये भूसन्नति होती क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेफिनेशन आपके सामने है भूसन्नति की। भूसन्नति छिछला, सकरा, लंबाई में विस्तृत जलीय सागरीय क्षेत्र होता है। यानी भूसन्नति है क्या? तो भूसन्नति दोस्तों कहीं ना कहीं एक ऐसा आपका प्लेस है कि आप इसे देख पा रहे हैं कुछ ऐसी आकृति, यानी कि घरों में हम जो देखते हैं एक सिंक देखते हैं, हमारे किचन में या हॉल में या इत्यादि जगहों में हम एक बेसिन देखते हैं, एक सिंक देखते हैं, वही आपका यहाँ पर दोस्तों क्या है भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। इसे इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन कहा जा रहा है। इसमें वास्तव में होता क्या है, तो आप पाएंगे कि अगल बगल में लैंड एरिया होते हैं और बीचों बीच में जो है एक जलीय क्षेत्र होता है, सकरा जलीय क्षेत्र, बहुत विस्तृत, बहुत वृहद नहीं, वो सकरा होता है और आसपास की जो नदियां हैं वो उसमें ला करके अपना मलबा वगैरह धीरे धीरे करके उसमें डालती जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है ये आपका कहलाता है भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। तो जो कोबर महोदय हैं उन्होंने जब इसकी व्याख्या करी तो उन्होंने इसी भूसन्नति को अपना आधार बनाया और उनका ये कहना था कि पर्वतों का पालना उन्होंने इसे कहा। इसके अलावा उनका ये मानना था कि भाई जो ये वलित पर्वत है इनकी उत्पत्ति इसी भूसन्नति के चलते ही हुई है। तो हम बेसिकली अब आगे इसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर उनके सिद्धांत के अनुसार क्या था और क्या होती है ये भूसन्नति वगैरह, इसमें कैसे कैसे हिमालय की उत्पत्ति होती है, हम इसी सभी की चर्चा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करने जा रहे हैं। तो बहरहाल फिलहाल तो आप यहाँ पर इसको समझें कि भाई देखें ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें होता क्या है। तो मान लीजिए ये पूरा आपका एक लैंड एरिया है, ये स्थल का भाग है अगल बगल में, और ये बीचों बीच में जो है ये आपका भूसन्नति है दोस्तों, ये पूरा। और आप पाएंगे कि ये जो अगल बगल का लैंड एरिया है यानी कि जो भूखंड हैं, यहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये नदियाँ धीरे धीरे करके इसमें अवसाद और मलबा ला करके इसे पाटती चली जाती हैं।
तो आपका यहाँ पर भूशनति कंप्लीट होती है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसमें हिमालय की या वलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात की जाए इसी भूशनति के बारे में या हिमालय की उत्पत्ति के इस क्रम के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, या इस जिस हम सिंक्लाइन की बात कर रहे हैं, ये जो आपका क्षेत्र सिंक्लाइन हुआ या यहाँ पर एक भूशनति हुई तो कैसे हुई। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमने दोस्तों चर्चा की हुई थी कि भाई प्रारंभ में जितना भी हमारा लैंड एरिया है वो बीचों बीच में था और अगल बगल में पूरे में क्या था, इस पृथ्वी में पानी था। और इसे हमने क्या नाम दिया हुआ था, तो ये हमारा लैंड एरिया दोस्तों ये कहलाता था हमारे पेंजिया के नाम से। इसे हमने जाना कि ये पेंजिया है, और पेंजिया के अलावा यदि हम बात करें दोस्तों तो अगल बगल में जो पानी का एरिया है ये कहलाता था, पूरा वाटर बॉडी ये कहलाती थी पेंथालासा। इसके विषय में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो देखिए बोर होने की आवश्यकता नहीं है भाई। मुद्दा ये है कि हमें सीखना है, और हर बार जो शुरुआत होती है वो तो बेस से ही होती है। तो ये आपका फाउंडेशन ही है, ये बेस है, बेसिक है कि ये अगल बगल में आपका पूरा पानी वाला जो एरिया है जिसे आप वर्तमान में महासागरों के तौर पर देख पा रहे हैं वो आपका कहलाता है पेंथालासा, जबकि बीचों बीच का जो एरिया है लैंड एरिया ये पेंजिया कहलाता है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें विवर्तनिक हलचलें हुई, और कहीं ना कहीं जब ये ब्रेक होता है, टूटता है, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए इसे समराइज करके भी बता रहे हैं। तो आप पाएंगे कि इसमें नेक्स्ट जो होता है वो क्या हुआ, वो ये हुआ भाई कि इस पूरा ये जो एरिया है ये दो भागों में ऐसे बट गया। एक ऊपर का एरिया हो गया और एक दक्षिण का एरिया हो गया। उत्तर वाले की हम बात करें तो उत्तर वाला हमारा कहलाया अंगारा लैंड कहलाया, जबकि यदि हम बात करें दक्षिण के एरिया के इस भाग की दोस्तों तो ये कहलाया हमारा गोंडवाना लैंड। इसके अलावा ऊपर वाला जो है दोस्तों ये अंगारा के अलावा लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। लॉरेशिया, इसे लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप उसे समझिएगा कि हुआ ये कि भाई जब इसमें विवर्तनिक हलचलें हुई इस पेंजिया में और फिर ये भाग ब्रेक हुआ तो ये दो भागों में बट गया। ऊपर का भाग आपका हो गया अंगारा, नीचे का कहला गया गोंडवाना। इसके अलावा अब हुआ ये कि इसमें और भी ब्रेक हुए और भी ये विखंडित हुए, ये भूखंड जो है ये और भी भागों में बटा। जब ये टूटता है तो टूटने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि इसके अंदर की विवर्तनिक हलचलों ने दोस्तों इसे क्या किया, इसे और भी ज़्यादा ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इस समय पे हमारा जो भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिसुलर जो हमारा क्षेत्र है, पेनिसुलर प्लेटू है इंडिया का, वो जो भाग है वो अभी भी इनसे जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि लगभग सब जुड़े हुए हैं। आखिर हुआ क्या है, आखिर हुआ ये है कि लास्ट में इसी से तो सब टूटे हैं। जैसे हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो आपका ये जो क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका है, ये भाग आपका कहला गया यूरेशिया वाला, यूरोप एशिया का कहला गया। यहाँ पे ये साउथ अमेरिका हो गया आपका, नीचे अंटार्कटिका हो गया, बीचों बीच में अफ्रीका हो गया, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वाला भाग हो गया। मतलब यदि मैं बात करूं दोस्तों इस पेंजिया की, ये पेंजिया भी आप देखेंगे इसी से सब कुछ ब्रेक हुआ है। ये भाग आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका हो गया आपका, नीचे अंटार्कटिका हो गया, इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों, यहाँ बीचों बीच में अफ्रीका है, और ये भाग आपका कहला गया यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया। तो आखिर सबके सब महाद्वीप तो इसी में ही है, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट हैं, बस ये है कि अभी जुड़े हुए हैं और अब यही धीरे धीरे ब्रेक हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी हुई थी विधिवत तौर पर, और ये हमें इसका नॉलेज भली भांति है। पर अब इसमें होता क्या है वो देखिए आप, जो टर्निंग पॉइंट है कि जब ये ब्रेक हुआ तो बीचों बीच में यहाँ पर पानी आ गया, जबकि पहले पानी नहीं था, पहले तो इर्द गिर्द में था। पर अब स्वाभाविक सी बात है, जल की प्रकृति ही होती कि उसे यदि जगह मिली तो वो तो भाई वो अपना स्थान वहाँ कर ही लेगा। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भी पानी चारों तरफ में फैल जाता है बीचों बीच में। अब जब ये बीचों बीच में जो पानी आता है दोस्तों, इसे एक नाम दिया गया और ये नाम था टेथिस सागर। हालांकि आपको बता दें कि टेथिस सागर को कोबर महोदय ने टेथिस भूशनति कहा, उन्होंने सागर शब्द का यूज़ ही नहीं किया। उनके अनुसार ये था कि ये क्या है, ये बीच में भूशनति है, टेथिस भूशनति। चूँकि अब देखिए अगर हम देखें संपूर्ण पृथ्वी में जब पानी है तो वो पेंथालासा है, पर जब बीचों बीच में आया तो वो एक सक्रिय क्षेत्र के रूप में था। अगल बगल में भूखंड है और यदि हम बात करें तो वो एक सक्रिय पट्टी के तौर पर है, तो इस कारण से उन्होंने इसे भूशनति नाम दे दिया। अब देखिए हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि यही आगे चल करके ब्रेक होने वाला है, और जब ये क्षेत्र ब्रेक होता है, टूटता है, वर्गीकृत होता है भूखंड, तो फिर आगे चल करके तरह तरह के आप पाएंगे कि जगह जगह पर अपने ये महाद्वीप बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसी कड़ी में यदि हम बात करें तो हम पाएंगे हमारे प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि हम तो मूलतः यहाँ पर वलित पर्वतों के इस क्रम में अपने हिमालय को देख रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। तो अब आगे होता यह है दोस्तों कि जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो भूशनति है, यानी कि भूशनति का मतलब यह है दोस्तों कि कुछ ऐसी आपकी
जो आकृति है ये वाला, इसमें होता यह है कि ये जो आपका एरिया है, ये जो भूखंड है आपका, ठीक है, इस भूखंड में भी कुछ ना कुछ नदियां हैं और उस भूखंड में भी कुछ ना कुछ नदियां हैं। देखिए ये जो आपका सीन यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये भाग है यूरेशिया, हम कह सकते हैं यूरोप और एशिया का, या एशिया में भी हम मुख्य तौर पर कह सकते हैं दोस्तों कि जो चीन वाला क्षेत्र हमारे उत्तर का। और यहाँ हम बात करें ये कौन है, तो ये हमारा है मुख्य तौर पर प्रायद्वीपीय भारत वाला भूखंड, जो हम देखते हैं पेनिसुलर वाला। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र है, जब ये ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होकर के ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक क्षेत्र है। अब बीचों बीच में कौन सा सागर है, तो बीचों बीच में टेथिस सागर है। जैसे ये कोबर महोदय जी क्या कह रहे हैं दोस्तों, तो इनका कहना है कि ये है टेथिस भूसन्नति, यानी उनका कहना ये है कि ये जो आप जिसे आप ऐसे देख पा रहे हैं ये वास्तव में ये है, ठीक है। मतलब हमने आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों डायग्राम यहाँ पर बना करके बता दिया कि भाई ऊपर का एरिया क्या है, चाइना है, तो ये है आपका चाइना, या यूरेशिया है। यूरेशिया इन द सेंस कि अब आपका इसके बाद वाला जो डायग्राम होगा, एक प्रोसेस आपने देखी कि सबसे पहले पेंजिया ब्रेक हुआ, दो भागों में है, अंगारा लॉरेशिया वाला भाग और एक है गोंडवाना वाला भाग। अब इसके बाद भी जब ये ब्रेक हो रहा होता है दोस्तों, तो आप पाएंगे कि ऊपर में बीचों बीच में तो आपका अफ्रीका है ही, इसी अफ्रीका से टूट करके और प्रायद्वीपीय भारत जा रहा है उत्तर पूर्व की ओर में, जो हमारा पेनिसुलर प्लेटू है ये वाला क्षेत्र। और इसके अलावा यहाँ पे कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे है यूरोप और एशिया। तो एशिया का भी कौन सा भाग है हमारे उत्तर में, हम जानते हैं भली भांति हमारे उत्तर में है चाइना। तो उसी चाइना से या उस भूखंड से आने वाली कुछ नदियां, और कुछ नदियां यहाँ पे देखिए, नदियां तो स्वाभाविक सी बात है ना, हर भूखंड में हर जगह पर कोई ना कोई नदी तो है ही। अब नदियों की प्रकृति क्या है, नदियों का काम ही है कि वो लगातार आपके इस भूखंड वाले भाग को क्या करते चले जाएंगी, काटते चली जाएंगे, और वो प्रवाहित होकर के एक किनारा पकड़ेंगी। जैसे अभी आप देखिए वर्तमान में आप पाएंगे हमारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बहुत सारी नदियां जा करके अपना मुहाना बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, क्योंकि भाई उनका काम है बहना, वो जाए कहाँ, अब विलुप्त तो हो नहीं जाएंगी कि आगे गई और ख़त्म हो जाएं, वो अपना एक मुहाना तो बनाएंगी ही बनाएंगी। तो उन्होंने अपना जो मुहाना बना रखा है वर्तमान में बंगाल की खाड़ी अरब सागर में, ऐसे ही कुल मिलाकर के बात यह है कि वो अपना एक ठिकाना ढूंढती हैं, अपना एक मुहाना ढूंढती हैं, जहाँ पर जा करके वो समुद्र में मिलती हैं नदियाँ। उनका काम ही, उनकी प्रकृति ही कुछ ऐसी है। तो ठीक ऐसे ही अब जब बीच में समुद्र था, यानी कि जो टेथिस सागर था, यानी कि जो कोबर महोदय के अनुसार टेथिस भूसन्नति थी, यहाँ पर उत्तर की ओर से आने वाली नदियों ने कुछ मलबा गिराया और कुछ मलबा यहाँ से दक्षिण की ओर से आने वाली प्रायद्वीपीय भारत वाली नदियों ने ऊपर की ओर में गिराया। अब जब ये मलबा दोस्तों भरते चला गया, मतलब आप देख पा रहे हैं ये जो आपका एक डायग्राम है सिंक्लाइन वाला, तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि बीचों बीच में तो भाई पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। अभी ये कौन है, अभी ये टेथिस सागर है पूरा, पर इस टेथिस सागर में आने वाली नदियों ने धीरे धीरे करके दोस्तों मलबा गिराते चली गई, ये पूरा एरिया जो है ऐसे भरता चला गया। अब देखिए नदी अपने साथ में ला क्या रही, नदी अपने साथ में ला रही है अवसाद, सेडिमेंट्स, और वो सेडिमेंट्स जो बहा करके वो ले करके आ रही है, मतलब बालू है उसमें मिट्टी है, उसमें चट्टानों की टूट फूट है। चूंकि अब ये प्रायद्वीपीय खंड है ना आपका, तो अब भाई इसमें बहुत सारे अभी भी पर्वत वगैरह और इत्यादि चीज़ें हैं, जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। जब हमने भूगर्भिक संरचना पढ़ी, भूगर्भिक संरचना में हमने पाया था कि ये एरिया अब आपका कैसा हो रहा है, यहाँ पे चट्टानें आ रही हैं, तो वो सारी चट्टानें भी तो काटते छाटते नदी बहाते हुए ले जा रही है अपने साथ में उसके जो भी अवसाद वगैरह हैं, जो भी उसके सेडिमेंट्स वगैरह हैं, उन सभी को पूरा मलबा बहा कर ले जा करके। और इनने क्या किया, इनने इसको पाटना स्टार्ट कर दिया। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सब बातें कह रहे हैं कोबर महोदय, उन्हीं के शब्द हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक आसान भाषा में, है ना। तो ये कोबर महोदय जी का मानना है, हमारे जो प्रमुख जो सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत, उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई दोनों तरफ से नदियां लेकर के आई मलबा और उन्होंने इसको पाटना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ये मलबा जा रहा है, पर इस रूप में तो हमें नहीं देखने मिल रहा है, पर हम इस रूप में देखें, यानी कि जब आप ऐसे देखते हैं इस एंगल से, तो आप पाते हैं कि हाँ भाई मलबा भी इकट्ठा हो रहा है। अब देखिए होगा क्या आगे चलने पर, अब धीरे धीरे ये अवसादों के भार से जो भूसन्नति है ये अवतलित होने लगेगी। अवतलित होने लगेगी का मतलब ये है दोस्तों, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि भाई किसी भी चीज़ में जब आप भार डालेंगे, जैसे ये है अब धीरे धीरे इसमें भार हो रहा है, तो मतलब कि अब क्या होते चला जाएगा, अब जैसे जैसे इसमें आप ये मलबा डालते चले जा रहे हैं, भार होगा तो वो अंदर की ओर झुकेगी। अब वो झुकेगी तो उसमें अवतलन होगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, अवतलन। मतलब अब ये जो आपकी भूसन्नति है ये अवतलित होनी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। अब धीरे धीरे यहाँ पे जैसे ये अवतलित होने लगेगी तो अब ये और सक्रिय होती चली जाएगी। क्योंकि देखिए आप कहीं पर भी हो, जब आप भार डालेंगे किसी एक जगह पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हाथ में, तो अब मान लीजिए आपने एक टॉवेल लिया हुआ है और आप उसमें एक किताब रख रहे हैं,
तो एक किताब है तो वो कुछ झुकी हुई है। फिर आप अपने मित्र से कहिए कि भाई इसी चादर में, टॉवल में, किसी भी ऐसे कपड़े में, किसी भी चीज़ में आप उसमें थोड़ा और भार डालो, थोड़ा और भार डालो, और आप उसको पकड़े रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दोनों हाथ अब धीरे धीरे पास में आएंगे। चूँकि भार बढ़ेगा तो अब वो सकरा होते चला जाएगा, जो चौड़ापन है वो सकरा होगा। ठीक ऐसे यहाँ पर हुआ कि अब धीरे 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 ये सक्रिय होने स्टार्ट हो चुकी है और ये मलबा आपका यहाँ पर बढ़ता। अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये सक्रिय हो रही तो अब क्या होगा, चौड़ापन इसका कम होते चला जा रहा है, इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है दोस्तों, ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब इसमें एक फोर्स काम कर रहा है जो नीचे की ओर में एक बल इसको लेकर के जा रहा है। तो धीरे धीरे मलबा बढ़ते चला जा रहा है ना। तो अब आप यहाँ पर जो पाएंगे मूल जो आपके बिंदु हैं वो ये कि अब थोड़ी सी इसमें और जगह बढ़ेगी। और देखिए ये सिद्धांत है, आप जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे चौड़ाई घटती है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी, जब हम बहुत दिनों बाद उन्हें देखते हैं, हम पाते हैं कि अगर वो लंबे हुए हैं तो हम कहते हैं अक्सर कि अरे बहुत पतले पतले दिख रहे हैं, है ना, बोले यार बहुत पतला दिख रहा है। तो फिर वहाँ पर एक चर्चा आती है कि नहीं लंबाई बढ़ी है। लंबाई बढ़ती है तो पतलापन तो आएगा, चौड़ाई जो है वो दोस्तों घटती है। तो अब देखिए होता ये है आगे चलने पर कि अब इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे लंबाई इसकी बढ़ेगी वैसे वैसे ऊपर और जगह बनती चली जाएगी, और जगह बनती चली जाएगी तो और भी ज़्यादा इसमें जो मलबा है वो नदियाँ ला ला करके डालती चली जाएंगी। धीरे धीरे दोस्तों इस भूसन्नति में संकुचन होने लगा और संपीडनात्मक जो बल है वो वर्क करने लगा। यानी कि दोस्तों धीरे धीरे अब यहाँ भी इसमें बल जो है वो आपका एक्टिव है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ये पास आ रहे हैं। अब ये दोनों भूखंड जो है दोस्तों ये करीब आने स्टार्ट होते हैं और इसी क्रम में इसमें होता ये है कि इस संपीडनात्मक बल के चलते इसमें वलन पड़ जाते हैं, इसमें मोड़ पड़ जाते हैं। यानी कि इसमें अब धीरे धीरे अब ऐसी आकृति आनी स्टार्ट हो जाती हैं और यही हमारा आगे चल करके हम पाते हैं कि भाई उत्तर की ओर वाला जो भाग है, यानी कि जो हमारा इस टैथिस भूसन्नति के भी और ऊपर का भाग है वो कुनलुन श्रेणी या कुनलुन श्रेणी के नाम से जाना गया। इसके अलावा बीच में आप पाएंगे कि तिब्बत वाले एरिया में आपको एक पठार देखने मिलता है, और जब हम बात करते हैं अपने भारत वाले सेक्शन की तो यहाँ पर हमें वृहद हिमालय देखने मिलता है। अब आगे दोस्तों आपके सामने ये जो डायग्राम है इसमें आप व्यवस्थित तौर पर समझ पा रहे हैं कि भूसन्नति में संकुचन कैसे हुआ और इस संकुचन बल के कारण कैसे वलन पड़े। तो आप इसमें आपने अभी इसके पहले देखा हुआ था कि भाई ये एक फिगर था, जिसके बाद में हुआ क्या था, तो जिसके बाद में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा भार पड़ने के कारण धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ती चली जा रही थी और लेंथ बढ़ते बढ़ते आपने पाया कि अब ये संकुचन ज़्यादा होने लग गया। और भूसन्नति में दोस्तों जब ये संकुचन हुआ, यहाँ पर संपीडनात्मक बल हुआ, मलबा धीरे धीरे अवसाद जो है सेडिमेंट्स वो वहाँ पर बढ़ते चला गया, यानी भूसन्नति सक्रिय होती चली गई तो आसपास का जो क्षेत्र है वो पास में आते चला गया और इसी क्रम में दोस्तों अगल बगल में जो है वो वलन पड़ जाते हैं। तो यहाँ हमने इस बात को समझा कि कोबर महोदय कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने इस भूसन्नति सिद्धांत में कि कैसे ये वलन पड़े, और इन्होंने इसे जो नाम दिया वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने इन वलनों को नाम दिया रेंड केटन, यानी कि रेंड केटन है क्या वास्तव में, तो वलन है। तो देखिए इनका ये कहना था कोबर महोदय जी का कि भाई जैसे ही अवसाद बढ़ते चला गया और ये भूसन्नति सक्रिय होती चली गई, चौड़ाई घटती चली गई, लंबाई बढ़ती चली गई। देखिए मैंने आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल, एक प्रयोग करने के लिए भी आपको बताया है। जैसे हमारी एनसीईआरटी में दिया होता है कि आप अपने घर में ये प्रयोग करें, वैसे ही आप दो व्यक्ति एक चादर को पकड़िए, बीच में आप उसमें एक किताब डालिए। अब वो किताब का वजन जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वो आप पाएंगे कि ये दूरी जो है ये कम होती चली जाएगी ना। मलबा आप जैसे जैसे डालते चले जाएंगे नीचे की ओर में झुकाव ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। यही जो फॉर्मेट है, यही जो सिद्धांत है, ये मूलतः कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। उनका कहना है कि धीरे धीरे यहाँ पर हाइट कम होती चली जाएगी और वलन पड़ गए। अब जब ये मोड़दार स्थिति बनी तो इन्होंने इससे कुछ नाम दिए। इनकी ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेंड केटन जो कि वलन है, ये जो वलन पड़े हुए हैं। इसके अलावा वलन दोस्तों इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है, यानी कि ये जो फोल्ड है, ये कोबर महोदय जी के अनुसार इनके सिरों पर ज़्यादा हुआ, यानी इस एरिया में और इस एरिया में ज़्यादा हुआ। अर्थात कहने का ये है कि मध्य का जो भाग है दोस्तों वो इससे अप्रभावित रहा और इस अप्रभावित भाग को उन्होंने श्वासिनबर्ग नाम दिया। श्वासिनबर्ग का अर्थ है मध्य पठार, जैसे हम तिब्बत के पठार के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम अंतर्वर्ती पर्वतीय पठार भी कहते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, आप इसे एक नाम दे सकते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। तो ये पठार है आपका तिब्बत का पठार। एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन अंतर पर्वतीय पठार है। तो देखिए ये आपके दो पर्वत दोनों ओर से हैं और इनके बीच का पठार है। ये वास्तव में वो क्षेत्र होता है दोस्तों जो जिस पर इस पूरे प्रोसेस का बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, ये अप्रभावित रहा। दोनों ओर से जैसे ऐसे फोल्ड होते चले जा रहे हैं वैसा ही पूरा फोल्ड हो जाना था अगर ये पूरा इफेक्ट होता चारों तरफ पर। नहीं, बीच का भाग ज्यों का त्यों उठा और वो क्या कहलाया, वो कहलाया तिब्बत का पठार। तो मूलतः यही था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत।
कोबर महोदय ने जो अपना जियोसिंक्लाइन थ्योरम दिया दोस्तों वो यही है। उनका जो कहना था उसे हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वो ये था कि भाई सबसे पहले प्रारंभ में क्या था, तो प्रारंभ में पेंजिया था, पेंजिया में विखंडन हुआ और फिर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बने और इसके बाद हमने पाया कि इसमें भी विखंडन हुआ और इसी क्रम में हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है जब ये टूट करके आगे की ओर बढ़ता है और बीचों बीच का जो टेथिस भूषणति है, जो सागर है, उसे इन्होंने भूषणति कहा और बोला जो टेथिस भूषणति यहाँ पर मलबा दोनों तरफ से आता है। और हम सभी जानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। मतलब ये कि भाई हाँ मलबा दोनों तरफ से गया, क्योंकि नदी की प्रकृति ही कुछ ऐसी है, मतलब नदी का काम ही कुछ ऐसा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटते चले जाओ। कब तक काटो? तब तक काटो जब तक समुद्र तल ना मिल जाए, मतलब जब तक बिल्कुल उसे आप पूरा काट ना दें, पूरा प्लेन ना कर दें, तब तक आप उसे काटते रहिए। तो बस इसी कड़ी में धीरे धीरे करके मलबा जमते चला गया और यही मलबा यानी यही भूषणति में जब संकुचन होता है, संपीड़नात्मक बल कार्य करता है, तो धीरे धीरे करके इसमें वलन पड़ जाते हैं और वही आपका जो है सारी चीज़ें सामने हैं। तो मुख्य तौर पर कोबर का भूषणति सिद्धांत, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसे क्रम से नोट जरूर कर लीजिएगा, जितनी भी बातें कही गई हैं आप इसे अपने शब्दों में नोट कर सकते हैं कि क्या हुआ। तो बोले अवतलन हुआ था, ठीक है, और अवतलन के अलावा बोले सबसे पहले क्या था, तो पूरी प्रोसेस जितनी आपको बताई गई है ये सभी कोबर के भूषणति सिद्धांत के अंतर्गत आती है। और सबसे लास्ट का जो बिंदु है दोस्तों वो यही है कि भूषणति में अवतलन होता है और संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है और इसी संकुचन का परिणाम होता है कि इसमें फिर इसके दोनों छोरों पर वलन पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव दोनों छोरों पर पड़ा। बीच का भाग जो कहते हो आपका रहा है, जिसे हमने मध्य पठार या स्वाशिनबर्ग कहा, और जो वलित भाग है उसे रेंट-केटन नाम से जाना गया। तो ये सारी चीज़ें, और जो उत्तर की ओर का वलन है दोस्तों वो कुनलुन श्रेणी हो गया, और जो आपके ये वाला एरिया है प्रायद्वीपीय पठार वाला, इस साइड वाले भाग में हिमालय आपको देखने मिलता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों कोबर के भूषणति सिद्धांत की। अब आगे हम बात करते हैं कोबर के इस भूषणति सिद्धांत का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कोबर का भूषणति सिद्धांत कंप्लीट होता है और कोबर के भूषणति सिद्धांत की जो भी कमियां रहीं या इसकी और आगे व्याख्या वो हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम ने कंप्लीट की। मतलब दोस्तों जो आधुनिक सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम, जो वलित पर्वतों की उत्पत्ति की एक सफल व्याख्या करता है। अर्थात दोस्तों ये हिमालय की उत्पत्ति की सफल व्याख्या करता है। बहरहाल आपको यहाँ पर बता दें कि कोबर की भूषणति सिद्धांत भी एक मान्य और एक प्रमाणित एवं सत्य माना गया है और ये भी इसकी भी जो व्याख्या है वो प्रासंगिक है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बता दें कि कोबर की भूषणति सिद्धांत के अनुसार जो संकुचन है, जो वलन है, जो दोनों सिरों पर पड़ने वाला वलन है, ये सभी चीज़ें सत्य मानी गई और ये भी सिद्धांत आपका फॉलो किया गया। साथ के वलन से हिमालय का और कुनलुन श्रेणी का निर्माण हुआ, ये भी सत्य माना गया। पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये एक जो पॉइंट है वहां पर जाकर के बात रुक गई और वो ये था कि बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने इस पर कटाक्ष करे और उनका ये मानना था कि इतना भी बल वहां पर वर्क नहीं कर सकता है दोनों ओर से। जब इसमें आपके भूषणति में अर्थात दोस्तों जब आपने पाया कि यहाँ पर संकुचन हो रहा होता है इस पूरे एरिया में मलबे के द्वारा, अवसादों के द्वारा, तो उनका मानना है कि आप ये तो ठीक है कि भाई बल नीचे की ओर है और ये दोनों पास आ रहे हैं, वो ठीक है। यहाँ पर आपने वलन की जिक्र कर दिया, वो भी ठीक है, वहां तक उन्होंने कहा सब कुछ सही है। पर उनका ये कहना था कि इतना भी यहाँ पर वर्क नहीं हो सकता, इतना भी यहाँ पर बल नहीं हो सकता इतना ज़्यादा कि इससे हिमालय जैसा विशाल पर्वत खड़ा हो जाए। तो इसे लेकर के दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी आलोचना की जा सकती है इसी पॉइंट पर कि भूसन्नति में इतना संकुचन या इतना संपीड़नात्मक बल उत्पन्न नहीं हो सकता कि हिमालय जैसा विशाल पर्वत यहाँ पर आकार ले ले। तो इसकी आगे की जो सफल व्याख्या है दोस्तों वो करते हैं हैरी हेस जी अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका मूलतः कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और उससे जितने भी जुड़े हुए पॉइंट हैं उसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम के बारे में और फिर वहीं से हम एक शुरुआत कर देंगे ट्रांस हिमालय और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।